नमस्कार, स्वागत है आपका मूल्यांकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? कल पटवार का पेपर हुआ और आपने आंसर की मिला ली होगी। नहीं मिलाई होगी तो आंसर्स भी देख लेना और बेसिक सॉल्यूशंस भी। यहाँ पे हम पटवार के पेपर में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्या? विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, डिटेल्ड सॉल्यूशन। जिसके आंसर की के लिए मैं क्या करूँगा कि शुरुआत में जो आंसर होगा उसे टिक कर दूंगा और उसके बाद यदि किसी को और सॉल्यूशन देखना है तो वो देख सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पेपर आसान था ऐसा कह रहे हैं लोग, लेकिन सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आसान वाले पेपरों में। लेकिन आसान क्वेश्चनों से अब आप अपना बेसिक बना सकते हैं, अच्छा बेसिक बना सकते हैं कि कैसे हम इसको करें। अगर ठीक है, एक मिनट। पहला प्रश्न अभी दिख रहा होगा आपको प्रश्न। यदि एक संख्या के 60% को एक संख्या के 60% में 60 जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या हो जाता है तो वह संख्या क्या है? देखिए, आप सोच सकते हैं इसमें, एक मिनट। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन आसान सवालों को हम 2 से 3 तरीके से इसलिए करेंगे क्योंकि आसान सवालों को यदि हम कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या कहता है? ये माना वो संख्या x, ठीक है, मान लेते हैं अपन वो संख्या क्या है, x है। और यदि उस संख्या के 60% में, क्या उस संख्या के 60% में यदि हम 60 जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ये तो पहला तरीका है, ठीक है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा मैं कहता हूं कि कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है, अप्रोचेस देख रहे हैं अपन। कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है, अप्रोच देख रहे हैं। इसका आंसर है 150। सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। कोई संख्या अपने आप में यदि हम 100 माने, ये उसका 60% है। अब उसमें कितना जोड़ें कि वो संख्या आ जाए 40%, ठीक है, 40%। मैं कह रहा हूँ 40% जोड़ेंगे तो, और संख्या के हिसाब से अपन ने कितना जोड़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से अपन ने जोड़ा है 60। तो 40% की वैल्यू 60 है। यहां से भी आप दो तरीके से सोच सकते हैं। यदि 40% की वैल्यू 60 है तो पहला क्या सोचेंगे आप, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 बटे में 40 इंटू में 100, ये निकल कर आ जाता है हमारा 150, ठीक है। दूसरा दूसरा आप क्या सोच सकते हैं, जिस भी ऑप्शन के 40% का मान 60 होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे 150 का यहाँ अपन 40% करते हैं और 40% करेंगे तो ये 60 निकल कर आता है, ठीक है। ये अप्रोचेज आपके पास हैं, सीख आप सकते हैं कैसे भी। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसे कुछ भी नहीं करते तो भी अपन इस तरीके से कर लिया होगा अपने एग्जाम में। एग्जाम में टाइम खूब रहता है, बस सिली मिस्टेक्स नहीं करें। लेकिन आसान प्रश्नों के साथ आप ये 2 या 3 तरीके को आजमाएं ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो। कहना क्या चाहता है, किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ा तो वही संख्या आ गई। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, मतलब जोड़ा कितना अपन ने, 40%। थोड़ा सा आप एडवांस होना चाहते हैं तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जोड़ा कितना अपन ने, 40%। अपने हिसाब से 40% जोड़ा, प्रश्न के हिसाब से 60 जोड़ा, कितना आया, 40% बराबर 60। तो 40% बराबर 60, तो संख्या 100% बराबर 150, ठीक है। और जिस ऑप्शन का 40% 60 होगा वो भी हमारा आंसर होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा है ये, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, एक मिनट रुकेगा। हम्म, यदि किसी द्रव को ठोस रूप में बदला जाता है तो उसका आयतन 25% बढ़ जाता है। यदि वही ठोस द्रव के रूप में बदला जाता है तो इसके आयतन में आई प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। देखिए इसे लैंग्वेज में बना दिया है, बाकी है कुछ नहीं। आप देखेंगे एक बार, जैसे ऐसा क्वेश्चन कह रहा जाए वैसे करते जाइए। ये द्रव है, ठीक है, और ये ठोस है, ठीक है। जब भी परसेंटेज की बात हो या कुछ हो तो हम 100 मानकर सवाल को सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं। माना द्रव 100 था, ठीक है, और इसे ठोस रूप में बदला तो आयतन कितना बढ़ा इसका, 25%। कितना बढ़ा, 25%।
और 25% बढ़ने के बाद कितना हो गया 125। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस वही द्रव वही ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ठोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में। तो कितने की कमी आएगी, 25 की कमी हमें करनी पड़ेगी, 25 यूनिट की। और परसेंटेज में हम कमी देखें, यदि परसेंटेज में हम कमी देखें तो कितना हो जाएगा 25, इस बार 125 पे देखनी है कितने की कमी हुई है, इनटू में 100, ये हो जाएगा क्या 5 बार कट जाएगा, 5 बार कटने के बाद आ जाएगा 20% की कमी। तो 20% की कमी, ऑप्शन ए हमारा इसमें आंसर होगा। ठीक है, सिंपल। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 8,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ब्याज की किसी दर से 9600 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर दोगुनी हो जाती है तो वही राशि 6 वर्ष में कितनी होगी। देखने में सवाल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन साधारण ब्याज तो देखो, ब्याज ऐसी चीज़ है जो आम आदमी के जीवन में आप और हम बहुत ज़्यादा परिचित हो सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो आपको इन सवालों को प्रैक्टिकली भी अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो भी आप कर सकते हैं सिंपली। क्या, बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। साधारण ब्याज में क्या होता है, जो प्रत्येक साल का जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। सिर्फ एक ही लाइन थी आगे। यह क्या कहता है, मूलधन कितना है 8,000 रुपये, समय कितना है 5 वर्ष, और अमाउंट कितना हो गया 9600 हो गया। मुझे एक बात बताइए, अमाउंट 9600 हो गया तो ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला हमको 1600। ठीक है, ब्याज मिला हमको कितना 1600, और ये कैसे आया, ये इस तरीके से आया 1600। ये 5 साल का ब्याज है। कितने साल का ब्याज है ये, 5 साल का। मूलधन हमारे पास कितना है 8,000। अब इसमें बहुत सारे तरीके आपको लगाने की जरूरत है नहीं, 3 4 5 6 7 तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश यही करनी कि आप बिल्कुल बेसिक से करें, ताकि आपको ये ध्यान नहीं रहे कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत हो। ठीक है, देखिए मैं दर की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो PRT/100। इस फॉर्मूले के समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आगे आने वाले सवालों में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, मूलधन गुणा दर इंटू समय बटे में 100। ठीक है, इससे देखें तो 1600 रुपये का हमको ब्याज मिला है, 8,000 रुपये पर मिला है। ठीक है, दर हमें ज्ञात करनी है, समय 5 साल है, बटे में 100। इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 80 से ये कटेगा 20 बार, और 5 से कट जाएगा 4 बार। तो हमारे पास आ गया R इक्वल टू 4%। ठीक है, हमारे पास क्या आया, R इक्वल टू 4%। अब प्रश्न क्या कहता है कि R को दुगुना करो, R को 2R करो। मन से नहीं हो रहा ये सब, ब्याज की दर दोगुनी हो जाती है। जब R को दुगुना करेंगे तो दर तो हमारे पास हो जाएगी 8%। अब की बार समय हमारे पास हो गया कितना 6 वर्ष, और अमाउंट हमसे पूछा है, अमाउंट हमसे पूछा है कि 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष में हमें ब्याज निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो आप। 6 वर्ष में कितना मिलेगा, प्रिंसिपल वही था 8,000, दर कितनी थी इस बार 8%, समय कितना था 6 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना आ गया 80 इंटू 48, 80 इंटू 48, और ये लगभग कितना आया है 3200। गुना करेंगे एक बार, 80 इंटू 48 कर लीजिए आप, 50 को 8 से गुना कर लीजिए, कितना हो गया 400, और उसमें से 16 माइनस कर लीजिए, कितना हुआ 3840। कितना हुआ 3840। ठीक है, 3840 आ गया। ये 3840 हमारे 6 साल का ब्याज आया है। कितना आया है 6 साल का ब्याज आया है। हमें इसमें क्या जोड़ना है, अमाउंट के लिए प्रिंसिपल जोड़ना पड़ेगा। 8,000 रुपये थे आपके, तो ये जो अमाउंट आएगा आपका 6 साल में, इनको जोड़िए 0 4 8 और 11, 11,840 रुपये। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, 11,840 रुपये, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 11,800 मैं कर लूंगा, 11,840 रुपये, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। मैं कुछ डिस्कस करना आपसे चाह रहा था। क्या, मैंने आपको बताया कि SI बराबर PRT बटे में 100। इस वाले फॉर्मूले के बारे में आप क्या क्या सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे सिंपली कहा कि 500
500 का 20% बताइए। क्या 500 का 20% बताइए। आप 500 का 20% बताएंगे तो मुझे क्या बताएंगे, 500 इंटू 20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये आ गया 100। या डायरेक्ट अपन सोचेंगे कि मान लो कि 20% बराबर सर 1/5 होता है, तो भी अपना 100 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 500 का 20% आप मुझे ये बताएंगे 20%। ठीक है, 1/5। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको क्या सोच सकते हो, ये मूलधन है, इसको थोड़ा सा अगर अपन ठीक से लिखें तो मूलधन और RT बटे में 100, जो कि परसेंटेज हम निकालते हैं तो जो सिंपल होता है वो क्या होता है, P इंटू RT परसेंट में लिख सकता हूं। जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन का RT परसेंट होता है, R दर है, T समय है। इस चीज को समझिए, और वही हम यहां से निकालते हैं जो अपने पिछला सॉल्व किया था, उसमें क्या किया था अपन ने, क्या मूलधन का RT परसेंट होता है। मुझे एक बात बताइए, यहां दर आ गई थी, यहां समय था हमारे पास। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस सवाल में, पिछले सवाल में, जब आपके पास दर है 8%, क्या दर है 8%, समय है 6 वर्ष, तो मुझे एक बात बताइए, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 48% होगा कि नहीं होगा, किसका, 48% ऑफ पी। क्या 48% ऑफ पी, पी क्या है यहाँ पर, मूलधन है। और मैं अमाउंट की बात करूं तो मूलधन अपने आप में 100 होता है, तो अमाउंट हो जाएगा 148%। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, सोच सकते हैं अपन, वर्बली क्वेश्चन को सोचना चाहें तो अपन इस तरीके से सोच सकते हैं, दर हमारे पास है 8%, समय है हमारे पास 6%। तो हम क्या देखते हैं, हमें अमाउंट पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा 48% हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा 148%। तो अब देखेंगे क्या, मूलधन का 148%, सीधा सवाल में क्या बन के आता है, मूलधन हमारे पास 8000 था, ये पहला तरीका था जो अपन ने किया। और वो सेकंड तरीका, सेकंड में अपन क्या सोच सकते हैं, सेकंड में अपन ये सोच सकते थे कि 8000 का जो अमाउंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, 8000 का 148%, और ये यहाँ पर सीधा अमाउंट आया है हमारे पास। ठीक है, गुना करेंगे तो 11,840 रुपए हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 11,840, 11,840। डिपेंड करता है आप क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उस पर। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए। सिर्फ सवाल को ऐसा ही बराबर PRT बटे में 100 अपन शुरुआत से करते आ रहे हैं, उसको सोचने का तरीका यह है कि मूलधन का RT% भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर अगला। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए 4420 रुपए को, क्या 4420 रुपए को एक्स और वाई के बीच, 4420 रुपए को एक्स और वाई के बीच विभाजित करें कि 6 वर्षों के अंत में एक्स द्वारा प्राप्त राशि 8 वर्षों के अंत में वाई द्वारा प्राप्त राशि के बराबर हो, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो। इन्होंने क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप पहले तो इस सवाल को समझें कि 4420 रुपए दो भाइयों को पैसे मिले, और उन भाइयों में क्या किया, एक को कम मिले, बड़े को ज़्यादा मिले, छोटे को कम मिले, और उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए, इतने साल बाद दोनों के पास बराबर पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने सालों बाद पैसा बराबर हो रहा है, 6 सालों बाद और 8 सालों बाद। ठीक है, आप सिंपली सोचेंगे जो पैसा बराबर हो रहा है वो टोटल अमाउंट बराबर हो रहा है, मतलब मिश्र धन बराबर हो रहा है दोनों का। ठीक है, यहाँ 4420 रुपए थे, बहुत ही जैसे जैसे सवाल कहता जा रहा है वैसे वैसे 4420 रुपए थे। मान लो इसको एक्स में और इसको वाई में अपन ने डिवाइड कर दिया, एक को एक्स भाग दे दिया और एक को वाई भाग दे दिया। अब हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, यहाँ पर दर है 10%। जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस R बटे में 100 की पावर T, यही होता है अमाउंट का फॉर्मूला। बस अब यहाँ पे मूलधन दोनों के लिए अलग अलग है, और कहा क्या है क्वेश्चन में, जो छठे साल का मिश्रधन है, और क्या, जो छठे साल का मिश्रधन है, ठीक है, जो छठे साल का मिश्रधन है और जो 8वें साल का मिश्रधन है ये बराबर है, ऐसा प्रश्न में कहा है। ठीक है, एक बार इन मिश्रधन को बराबर कर दीजिए। मान लो कि जो x वाला था, ठीक है, 6 वर्षों के अंत में x द्वारा प्राप्त राशि, उसमें लिखा हुआ है 6 वर्षों के अंत में 1 प्लस 10/100
की पावर 6 y 1 प्लस 10/100 की पावर 8। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। पहले तो आधार समान है तो इसको यहाँ से काट देंगे, ये 2। ठीक है, तो x बटे में y, ठीक है, इधर से आ जाएगा ये 110/100 का स्क्वायर, 10 से 10 कट गया, और ये हो जाएगा 121/100। 4420 रुपए को हमें 121/100 अनुपात में बांटना है। सिंपल, बांट दीजिए। क्या है, हमें किसका हिस्सा पूछा है? हमें दोनों का पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। x अनुपात y क्या आ गया हमारे पास? 121/100, इसमें बांटना है। ठीक है, x का हिस्सा निकालेंगे अपन, तो क्या निकालेंगे? टोटल कितना है? 4420। टोटल के नीचे टोटल का अनुपात कितना होगा? ये 221। और हमें निकालना है x का, तो x का रेशो है 121। ये 20 बार कटेगा पूरा पूरा। ठीक है, और इससे हो जाएगा क्या? 221 मतलब 242, 2420 रुपए। इसी प्रकार y का निकालेंगे, निकल कर आएगा हमारा कितना? 2000 रुपए। इसी प्रकार, ठीक है, 2420 और 2000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से सिंपल। बस आपको सोचना क्या था कि 6 साल के बाद और 8 साल के बाद अमाउंट बराबर हो जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना था। ठीक है, फिर अब देखेंगे क्या, 6 साल के बाद और 8 साल के बाद अमाउंट बराबर करना था और सॉल्व कर लेना था। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा इस चीज में ठीक है। देखिए, एक शिविर में 240 शिक्षकों अथवा नोटिस करना है, एवं अथवा और इन सब का मतलब हर सवाल में अलग अलग होगा। तो 240 शिक्षकों और 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था है। ठीक है, या तो 240 टीचर्स हो जाएंगे या 400 बच्चे हो जाएंगे, इतना खाने की सामग्री है वहां पर। 300 छात्रों ने भोजन कर लिया है, तो शेष खाद्य सामग्री से कितने शिक्षकों का भोजन मिलेगा? इन सब चीज़ों में हमें क्या क्या पता करना होता है। जैसे मैं कैसे बता पाऊंगा कि ये इतना खाना बचा है और इतने शिक्षक इससे खा पाएंगे, इतने विद्यार्थी इसमें खा पाएंगे। यदि मुझे पता चले कि एक विद्यार्थी कितना खाना खाता है, चाहे वो किसी भी क्वांटिटी में, चाहे वो संख्या में हो, चाहे वो मात्रा में हो, चाहे वो रेशो में हो, अगर वो मुझे पता नहीं चलेगा तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा? देखिए 200 इसमें, और फिर टोटल खाना कितना है? 240, क्या 240 तो टीचर्स हैं, शिक्षकों को मैं टी से लिख लेता हूं, और 400 स्टूडेंट्स हैं, इतना खाना तो है। ठीक है, इतना खाना है। तो यहां से हम इनका जो क्षमता है, ये कितना खाते हैं, ये टोटल इसके बराबर है, तो यहां से हम रेशो निकाल सकते हैं कि अगर ये इतना खाएगा तो इतना। तो टी काट लीजिए 10 से 10, और उसके बाद काटिए आप 4 से, सॉरी 8 से काट लीजिए 3 और 5। ठीक है, टी बटे में एस मतलब 5/3, ऐसे समझ लिए आप। तो यदि टीचर 5 रोटी खाता है तो स्टूडेंट 3 रोटी खाता है, इस तरीके से सिंपल। क्या, टीचर अगर 5 रोटी खाता है तो स्टूडेंट 3 रोटी खाता है। ठीक है, अब क्या कहता है, कंडीशन इसने क्या डाली है कि 300 छात्रों ने खाना खा लिया। मुझे एक बात बताइए, वहां पर कितना खाना था? वहां पर खाना था 400 स्टूडेंट के बराबर। 400 स्टूडेंट के बराबर खाना था, 300 छात्रों ने खा लिया, 300 स्टूडेंट ने खाना खा लिया, तो कितने स्टूडेंट्स का खाना बचा? अगर केवल स्टूडेंट खाते तो कितने खाते? सर 100 स्टूडेंट उस छात्रों को खा लेते, क्योंकि उसमें खाने की कैपेसिटी कितनी है? 400 स्टूडेंट के बराबर 100 स्टूडेंट खा लेते। लेकिन पूछा किसका है? टीचर का पूछा है। तो टीचर के लिए 100 स्टूडेंट खा लेते, मतलब खाना कितना है? टोटल 100 × 3। और टीचर के बारे में पूछा है, कितने टीचर खाएंगे? तो एक टीचर कितना खाता है? 5। एक टीचर कितना खाता है? 5 रोटी खाता है, तो ये 20 थी या 60। मतलब यदि उस खाने को केवल टीचर खाएंगे बचे हुए को, तो 60 टीचर ही खाना खा पाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने टीचर भूखे रह गए। ठीक है ना, देखिए अगला सवाल, सुयस ने कुछ धनराशि पर, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। कुछ लोगों ने इसे देखते ही टिक कर दिया होगा, दोनों सवाल आंसर में ऑप्शन में थे, और उसके बाद में देखा होगा कि शायद हमने गलत कर दिया। ठीक है, जिन्होंने देखते ही टिक किया है
कैलकुलेशन करने के बाद, और बहुत सारी आपको आंसर कीज भी बताई जा रही हैं, उसमें अलग अलग इसके आंसर बताए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। हम एक बार समझते हैं चीज़ों को। सुयश ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी, ठीक है। उसने क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया कर दिया, और 1100 रुपए के लाभ पर, क्या 1100 रुपए के लाभ पर अलमारी बेच दी। तो उसने 25% का लाभ कमाया, तो उससे मरम्मत पर राशि खर्च की गई कितनी, ठीक है। मरम्मत पर कितनी राशि खर्च की गई। मैंने एक कोई साइकिल खरीदी, साइकिल में कुछ पैसा लगाया, अब मुझे उस पैसे से कुछ फायदा हुआ क्या, नहीं। वो तो मेरी जो क्रय मूल्य है उसमें मैंने जोड़ दिया उसको, क्या क्रय मूल्य में, वो वास्तविक क्रय मूल्य के अंदर वो जुड़ गया। लेकिन उसके बाद मैंने उसे 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे क्या किया, 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। और उसके बाद जो 25% लाभ पर बेचा तो मुझे 1100 रुपए का लाभ हुआ। उसके क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया, तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया, ये सवाल है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो मैं इसमें आपको समय देना चाहूंगा कि आप इस सवाल को करें। हम इस सवाल पर लास्ट में आएंगे, ठीक है। देखिए सवाल मैंने समझा दिया है आपको किस तरीके से आपको करना है, तो आप मुझे बताइएगा एक बार, है ना। मशीन की एक घिरनी जिसमें 8 दांतें हैं 18 दांतें वाली बड़ी घिरनी के साथ जोड़ा गया, ठीक है। जब एक छोटी घिरनी 27 चक्कर लगाए तो बड़ी घिरनी द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या क्या होगी। ये कोई घिरनी है छोटी घिरनी, ये कोई बड़ी घिरनी है। इसमें 8 दांतें हैं और इसमें 18 दांतें हैं। समझने की बात सिर्फ इसमें यही थी कि मान लो कोई पहिया है, गाड़ी का जो पहिया है, घिरनी से अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा तो ये देखेंगे, कोई गाड़ी का जो पहिया है वो कितनी दूरी तय करता है, क्या गाड़ी का जो पहिया है वो कितनी दूरी तय करता है, ये किस पे डिपेंड करता है। ऐसे कीजिए, आप एक कोई गोला, एक रबड़ ले लीजिए, ठीक है। रबड़ को गाड़ी का पहिया समझिए, और वो रबड़ अगर अपनी सही स्थिति कंडीशन में अगर सीधा यूं घूमेगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा। इसका सिंपल फॉर्मूला है, आप उसको बीच में से काटिए और उसको ऐसे भी नाप सकते हैं हम, इतना इतना इतना, इस तरीके से। ये आप सोचिएगा, ठीक है। ये आपने सोचने के बाद वो डिस्टेंस, और वो जो हम काट के जो नाप रहे हैं उसको उसको क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। यहां पर हमें परिधि दी नहीं गई है, ठीक है, सिर्फ परिधि नहीं दी गई है, ठीक है। परिधि के लिए हम एक चीज देखते हैं, एक घिरनी में 8 दांतें हैं और एक घिरनी में 18 दांतें हैं। जो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो परिधि है ना, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो परिधि डिपेंड कर रही है दांतों पर। कितने पर, दांतों की संख्या पर। कितने पर, दांतों की संख्या। क्योंकि संख्या ज्यादा तो परिधि ज्यादा, संख्या कम तो परिधि कम, ठीक है। और कितने डिस्टेंस, मतलब चक्करों की संख्या में दूरी, चक्करों की संख्या को यदि परिधि से गुना कर देते हैं तो उसकी डिस्टेंस निकल कर आ जाती है। अब क्या कहता है, अब समझिए बात को। अब आप समझ गए परिधि, हम 8 और 18 को कैसे ट्रीट करेंगे, परिधि के हिसाब से। 8 और 18 को कैसे ट्रीट करेंगे, परिधि के हिसाब से। जैसे ये कि छोटी घिरनी के 27 चक्कर, चक्कर कितने लगा, कुल दूरी की, छोटी घिरनी द्वारा कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 27 इंटू 8, क्योंकि एक चक्कर में कितनी दूरी थी, एक चक्कर में दूरी थी उसकी 8। और बड़ी घिरनी के चक्कर मान लो हमें नहीं पता, हमसे पूछा है n इंटू, और एक चक्कर में तय दूरी कितनी है, 18। यही सवाल था। समझाने की बात इतनी थी कि वृत्त का जो, मतलब जो गाड़ी का पहिया होता है वो परिधि के डिस्टेंस के बराबर एक चक्कर में दूरी तय करता है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। 3 9 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 4 बार, 4 इंटू 3 12, 12 चक्कर। कितना, 12 चक्कर। धन्यवाद, आगे बढ़िए। सवाल देखिए क्या कहता है। एक दुकानदार ने 200 रुपए में 12 पेन खरीदे। एक दुकानदार ने 200 रुपए में 12 पेन खरीदे। एक दुकानदार ने 200 रुपए में 12 पेन खरीदे और 160 रुपए में 8 पेन की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब आपको क्वांटिटी और मतलब रेशो, ये प्राइस है, ये अलग अलग दे रखी हो, मतलब 200 रुपए में 12 पेन खरीदे, 160 रुपए में 8 पेन खरीदे, तो आप कैसे, मतलब डिसाइड कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए। आपको एक पेन पर लाना है अमाउंट को, ठीक है। मुझे एक पेन का यदि क्रय मूल्य, सीपी, कॉस्ट प्राइस जिसे मैं कहूं, और एक पेन का विक्रय मूल्य यदि पता चल जाए तो मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं। मुझे एक बात बताइए, 200 रुपए में 12 पेन खरीदे, तो
12 पेन कितने में खरीदे, यहाँ समझ लीजिए इसको, वहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ, मान लो 12 पेन उसने कितने में खरीदे, 200 रुपये में। तो एक पेन कितने में खरीदेगा, बच्चा भी कर देगा सर, 200 में 12 का भाग दे लीजिए, इधर से लिखने की क्या जरूरत है आपको, ठीक है। तो एक पेन पे हमको ले जाना है सवाल को। तो एक पेन का अगर कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, ठीक है, जिसको नहीं पता मैं लिख देता हूँ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। वैसे अगर आपने मूल्यांकन एकेडमी की टेस्ट सीरीज दी होगी तो टेस्ट सीरीज में से जो भी हम सॉल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट भी लिखते हैं, उन कॉन्सेप्ट से बाहर एक भी प्रश्न नहीं था। इवन उसमें तो थोड़ा सा लेवल हाई भी था। इस बार का पेपर थोड़ा सा आसान आया है, लेकिन सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो देखिए, एक पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 बटे में 12। इसी प्रकार एक पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 160 बटे में 8। एक पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 160 बटे में 8, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, बाद में काटेंगे, इससे बड़े अभी काट ले। 1 0 से 1 0 और 8 से ये 2 बार काट लीजिए, 8 से 1 बार हो गया, और ये 4 से 3 बार और 4 से 5 बार। गुना कर लीजिए, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है। 5 और 3 दूनी 6, ठीक है। मतलब 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 6 रुपए में बेच दी, +1, 1 रुपए का फायदा हुआ है उसे। परसेंट प्रॉफिट हम देखेंगे तो 1 रुपए का फायदा हुआ है 5 रुपए पर, इंटू में 100, ये हो गया 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट क्या हुआ, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तक सवाल सॉल्व हुआ है, नहीं हुआ, वो वाला नहीं हुआ है तो उसे कीजिए प्लीज। जब तक उस सवाल को आप खुद नहीं करेंगे, मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसमें गलतियां भी हो सकती हैं और उसको हम कर भी सकते हैं आसान तरीके से। देखिए, एक दुकानदार 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी, ठीक है। 40% चीनी 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बेच दी, कुल मिलाकर 20% लाभ वो कमाना चाहता है, तो शेष चीनी को कितने रुपए किलो में बेचे। आपको क्या दिया गया है, इसमें आप सवाल को पीछे से पकड़ेंगे, जैसे कैसे, वो 20% लाभ कमाना चाहता है, कुछ चीजें वो, कुछ डिसीजंस वो ले चुका है पहले ही। जैसे मैं बताऊं, आप एक बोरी चीनी खरीद कर लाए, आपने किसी भी भाव में खरीदी हो, आपने आधी चीनी बेच दी। जब आपने आधी चीनी बेच दी तो आपके पास जो आप भाव खरीद कर लाए थे, उस पैसे का तो आपको पता है कि मैं इतने रुपए की खरीद के लाया था, अभी तक मेरे पास इतने ही पैसे आए हैं, और मुझे अब 20% का प्रॉफिट, अगर मैं इसी हिसाब से बेचूंगा तो हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए, या कुछ फायदा नहीं हो, या 5% का प्रॉफिट हो। अब आप क्या चाहते हैं कि आप 20% का प्रॉफिट चाहते हैं, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट चाहते हैं तो आप पहले जो क्रय मूल्य लाए थे उसमें 20% का प्रॉफिट निकाल के देख लेंगे, और बची हुई को फिर उससे देख लेंगे, बची हुई को अगर मैं इस भाव से बेचूंगा तभी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक दो बार सुन लीजिएगा, ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर टोटल सीपी की, क्या, टोटल क्रय मूल्य की, और यहां पर मैं बात करता हूं टोटल एसपी की, ठीक है। टोटल एसपी की बात कर रहा हूं। टोटल सीपी में क्या है, जैसे कि टोटल वो लाया था 50 किलोग्राम चीनी, ठीक है, 50 किलोग्राम चीनी लाया था वो कितने रुपए के भाव से, 40 रुपए के भाव से, मतलब उसने 2000 रुपए का सामान खरीदा था। अब वो चाहता क्या है, टोटल एसपी के बारे में उसने क्या क्या है, आधी उसने बेच दी कर दी, ये बाद का मैटर है, लेकिन वो चाहता क्या है, 20% का प्रॉफिट चाहता है। मुझे बताइए, 20% का प्रॉफिट चाहता है तो सीधा टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 2000 का 120%, जो हो जाएगा 2400 रुपए। मतलब वो कितने में बेचना चाहता है, 2400 रुपए में बेचना चाहता है। यहां तक आप समझे, कोई दिक्कत, मैं जो समझाना चाह रहा था, जो लाइन मैंने बोली थी उसका मतलब यही था। अब क्या कहता है ये कहता है ये 50 केजी ये चीनी है, ठीक है। उसने ना समझी में जो डिसीजन लिए, उसने क्या किया, 40% चीनी तो उसने बेच दी। 40% चीनी कितनी हो गई है, 20 केजी, 20 केजी। और अब ये 30 केजी जो बची हुई है, इस पर वो विचार करना चाहता है ताकि उसे प्रॉफिट मिल जाए। 20 केजी उसने बेची थी 60 रुपए पर केजी के हिसाब से, कितने रुपए की, तो ये उसने बेच दी कितने की, 1200 की, ठीक है, ये उसने बेच दी। और ये मान लेते हैं उसने x रुपए, ये उसने बेची x रुपए पर केजी, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 1200 की उसने बेची और 2400 प्रॉफिट चाहिए था, चाहे तो सोच भी सकते हैं सीधा कि इसकी वैल्यू हमें 1200 चाहिए, तब जाके उसे 2400 का प्रॉफिट होगा। नहीं समझ में आया तो आप जो टोटल एसपी देखिए, मतलब टोटल विक्रय मूल्य में यहां से आया 1200, ठीक है, और इनका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 30x,
ठीक है, इनका विक्रय मूल्य आ गया 30x और ये टोटल मिलाकर कितना हुआ था 20% प्रॉफिट के साथ 2400। तो 30x बराबर उधर जाके माइनस हो जाएगा ये 1200 और x बराबर 40, x बराबर 40 रुपए प्रति केजी, मतलब बची हुई 30 किलो चीनी को वो 40 रुपए प्रति केजी में बेच देगा तो उसे फायदा होगा। यहां से भी सोच सकते हैं कि 1200 वहां हो गया तो इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए हमको 1200 चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी चाहिए हमको 1200 चाहिए। तो 30x इंटू 30x बराबर 1200, 30x बराबर 1200 और x बराबर आ जाएगा 40 रुपए पर केजी। यहां से भी ये अपन सोच सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है क्या, रेखा के हिंदी में, मतलब ये सवाल मेरे को ऐसा अधीनस्थ बोर्ड ने इस बार किस तरीके से सवाल बनाया है, मतलब क्या क्या चेक करना है, बिल्कुल बेसिक चेक करना चाहता है आपका या क्या चेक करना चाहता है? पटवार के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा लेवल इस बार मैथ्स के पेपरों का क्वेश्चंस का कम आया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे। और ऐसा भी नहीं कि ये मतलब कम आया है, हो सकता है आपके मतलब आप ज़्यादा पढ़ने लगे हो या ज़्यादा आपने मेहनत अच्छी करी हो, तो वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ समझने वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे आप। क्या, रेखा के हिंदी के प्राप्तांकों का 1/3 उसके विज्ञान के प्राप्तांकों के आधे से 20 अधिक है, उसे दोनों विषयों में मिलाकर 100 अंक मिले तो उसे विज्ञान में कितने अंक मिलेंगे? क्या कहता है, रेखा कोई स्टूडेंट है, उसमें हिंदी और संस्कृत में मिलाकर, साइंस में मिलाकर उसको कितने मिले 100 अंक मिले। ठीक है, एक क्या कहता है, हिंदी के प्राप्तांकों का 1/3 साइंस के आधे का विज्ञान के प्राप्तांकों के आधे से 20 अधिक है। ये दो इक्वेशन हो गई पहला तरीका। क्या, दो इक्वेशन हो गई, दोनों इक्वेशंस का एलसीएम लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दोनों इक्वेशंस का एलसीएम लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। पूछा किसका है, साइंस का पूछा है। साइंस का पूछा है तो हिंदी के अंकों को बराबर करके काट दीजिएगा और सॉल्व हम कर लेंगे। दूसरा, ऐसे प्रश्नों में मैं देखो हमारी जो अप्रोच रहती है वो क्या रहती है कि बच्चा कहाँ फंसता है, अगर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ती चली जाती है तो एक समय के बाद वो क्वेश्चन को छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ये गलत नहीं हो जाए, कहीं कैलकुलेशन गलत नहीं हो जाए। और आप जो सिली मिस्टेक करेंगे वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, H+S, तो ये कितना हो गया, ये 100। इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका कहता है, मैं ऐसे क्वेश्चन में सिंगल इक्वेशन बनाने में विश्वास रखता हूं। क्या, आप भी अगर सिंगल इक्वेशन में विश्वास रखेंगे तो एक बार सिंगल इक्वेशन बनाने के लिए आपको सोचना जरूर पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपकी कैलकुलेशन हल्की सी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, सिंगल इक्वेशन क्या कहता है, हमें किसके चाहिए, विज्ञान के मार्क्स चाहिए, तो एच को पूरा गायब कर देते हैं। तो पहले समीकरण से जो एच की वैल्यू आएगी, वो 100 माइनस एच आ जाएगी। एस की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो सेकंड तरीका हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस एस, क्या 100 माइनस एस बटे में 3 इजकल टू एस बाई 2 प्लस 20। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसे। क्या, 100 माइनस एस बटे में 20 इजकल टू दिस। ठीक है, सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके गुणा कर लेंगे तो इधर आ जाएगा क्या 2 100 माइनस एस 3 एस प्लस 40। ये 40 कहाँ से आया, यहाँ जब मैंने एलसीएम लिया तो ये दुगना हो जाएगा। सॉल्व किया, सॉल्व कर लेंगे, आप आ जाएगा क्या 200 माइनस 2s बराबर 3s, 200 माइनस 2s बराबर 3s प्लस 120 और 5s बराबर 5s बराबर आ जाएगा 200 माइनस 20 80, और साइंस में उसके मार्क्स आए थे 80 बटे में 5 से डिवाइड करने का सीधा 16 80 कर लीजिए। जब बड़ी संख्या आ जाए तो क्या डबल करके पॉइंट लगा दीजिए। बस मैं कुछ सिखाने के लिए ये सब करता हूँ, बाकी आपको पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, डबल किसको किया है, जो ऊपर जो संख्या आई है उसको, जिसमें भाग देना है उसको। ठीक है, आसान सवाल था। यहाँ से आप इसको डबल इक्वेशन में वो जो अपन मेथड बना के करते हैं वो भी आप कर सकते थे। ठीक है, बाकी इस मेथड को आप प्रीफर करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सिंगल इक्वेशन में कोशिश कीजिए जो हमसे पूछा जाए। ठीक है, सवाल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, मुझे ही थोड़ा धुंधला दिख रहा है, बाकी आपको दिख रहा होगा साफ साफ आपकी स्क्रीन पे। तो क्यों, आपको जो दिखा रहा है वो 4K PTZ कैमरा है और हमको जो दिखा रहा है वो हमारी नॉर्मल आंखें हैं। ठीक है,
देखिए सवाल क्या कहता है, x का मान ज्ञात कीजिए। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, नहीं समझ में आ रहा तो 3 से ही 1/5 डिवाइडेड बाई 2/7 गुना x बटे में 5 बराबर में है 1 से 2/5 गुना 1 से 3/5। और हमें x का मान पूछा है, फाइंड वैल्यू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये हमसे पूछा है। सिंपली आप इसमें जानते हैं कि इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए। वी बोर्ड मास, कैलकुलेशन में जब आप ऑर्डर ऑफ मतलब सॉल्विंग द साइंस, ठीक है, साइंस मतलब वो SCIENC ही नहीं, वो साइंस नहीं, साइन, साइन SIGN, ठीक है। पहले एडिशन करेंगे कि सब्सट्रैक्शन करेंगे कि डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ ब्रैकेट और वेनिकुलर बार जिसे कहते हैं, वेनिकुलम, ठीक है। सॉल्व कीजिए सिंपली। 3, ये जानते हैं ना आप, 1 से ही 1/2 इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 को गुना किया 1 से और फिर उसमें 1 जोड़ा, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 3/2 को ऐसे अपन लिख सकते हैं, ये इस तरीके से अपन इसको करते हैं। तो सॉल्व कीजिए सिंपली। 5 थी 15 और 1 16/5, ये मैंने डिवाइड को चेंज कर दिया है मल्टीप्लाई से, 7/2 इनटू में x/5, और इधर से 5 एकम 5 और 2 7/5 और इनटू में 5 एकम 5 और 3 8/5। काट लीजिए कुछ भी, तो 2 से इसको काटा 8 बार, ठीक है। इस 8 से ये 8 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, कुछ भी नहीं बचा, है ना। 0 लिख दें, नहीं, अरे भाई नहीं, 1 बचेगा, ठीक है। क्या होगा, 1, x बराबर 1, कुछ भी नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी, आपने कर ली। एक कार्यशाला में एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपए का दावा करता है, ठीक है। अगर वो टैक्सी से जाएगा तो 10 रुपए उसे देना पड़ेगा प्रति किलोमीटर। क्या कहता है ये, अगर वो टैक्सी से जाएगा तो 10 रुपए प्रति किलोमीटर, भाड़े की बात कर रहे हैं, किराए की, ठीक है। और वो जाएगा किससे, यदि वो अपनी कार से जाता है, अपनी कार से जाता है वो, तो उसे देना पड़ेगा, उसे वो जो किराया वहां का डिस्टेंस पे पड़ेगा वो पड़ेगा 9 रुपए प्रति किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए 575 रुपए का वो दावा करता है। कितने टोटल यात्रा उसकी कितनी है, टोटल यात्रा उसने करी कितनी, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर में, और उसका किराया कितना लगा उसमें, 575 था। ये सवाल, ठीक है, ये वही बिल्कुल जिन सवालों में आप फंसना चाहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फंस सकते हैं। मैं सवाल सॉल्व करता हूं, उसके बाद कैसे फंसते हैं वो भी सिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, तो उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा करी, आपको क्या दे रखा था, आपको सिर्फ टोटल डिस्टेंस दे रखी थी, आपको ये नहीं पता था कि आप मतलब इसमें टैक्सी से मतलब कैसे करेंगे, मतलब ये टैक्सी से कितना चला और कार से कितना गया ये आपको पता नहीं था, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, माना टैक्सी से वो x चला और खुद की कार से वो y किलोमीटर चला, ये कार से चला और ये टैक्सी से चला, ठीक है, टैक्सी से चला, ये आपने मान लिया। फिर क्या कहता है सवाल, और x प्लस वाई, पहला तरीका जो मैं बता रहा हूं, क्या पहला तरीका ये है, x प्लस वाई टोटल डिस्टेंस कितनी है उसकी, 60 किलोमीटर, कितनी, ये प्रश्न में हमको दे रखी है। दूसरा क्या कहता है वो, 10 रुपए टोटल किराया उसने दे रखा है 575, 575 को एक बार देखेंगे अपन, ये 1 किलोमीटर में कितना लगता है 10 रुपए, तो x किलोमीटर में कितना लगेगा 10x, और इसमें 9y इजकल टू 575 किलोमीटर, बस ये करना था। इसके बाद सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्या क्या सोच सकते हैं, आपसे पहली बात पूछा क्या है, पूछा है टैक्सी से कितने किलोमीटर चला, और टैक्सी से कितना किलोमीटर माना है आपने x, टैक्सी से कितना माना है आपने x, तो y को बराबर करके काटें, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। y को बराबर करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इधर से 9 से मल्टीप्लाई किया, इधर 1 से किया, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9y हो गया, इसी में कर देता हूँ मैं, ये 9x हो गया, ठीक है। और फिर माइनस किया अपन ने तो आया कितना, माइनस माइनस माइनस, माइनस करने पर ये तो कट गया, इधर आ गया हमारा कितना माइनस x, कितना आया माइनस x, बराबर में 9 छक्की 54 540 माइनस 35, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 35 किलोमीटर, ये तो हमारा आंसर था 35 किलोमीटर। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने जो डिस्टेंस अलग अलग मानी,
उस डिस्टेंस को अलग अलग मानने के बजाय यदि हम सिंगल इक्वेशन पे काम करें, सिंगल इक्वेशन पे काम करें तो शायद सवाल को बहुत और भी आसानी से हम कर पाएंगे। ठीक है, सिंगल इक्वेशन में हम काम करते हैं। ठीक है, तो सिंगल इक्वेशन आप देखिए, सिंगल इक्वेशन में हम कैसे करेंगे। 60 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 60 किलोमीटर। हमसे पूछा क्या है, टैक्सी की। टैक्सी की डिस्टेंस हम देख लेते हैं कितनी है, x। टैक्सी की डिस्टेंस x है तो कार की कितनी होगी, 100 माइनस एक्स। ये हमने देख लिया, हमने क्या है सिर्फ x के फॉर्मेट में ही ले लिया और इसे सिंगल इक्वेशन क्या बनाई। टैक्सी का दावा कितना था, 10 रुपए, तो 10x, और कार का दावा कितना था, 9 रुपए, 9 60 माइनस एक्स, और ये किराया टोटल हमारा कितना आया, 575 रुपए। कितना आया, 575 रुपए। सॉल्व कर लीजिए, 10x प्लस 9 छक्की 54, 540 माइनस का 9x बराबर में 575। x बराबर में 575 माइनस 540, 35 किलोमीटर आंसर। समय आपका है, बात समय की भी नहीं है। यदि कोई क्वेश्चन बड़ा होता चला जा रहा है तो बच्चे उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं कहीं गलत नहीं हो जाए, इसलिए सिंगल इक्वेशन पे आप ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान। आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए थे और आप इसे कर लेते। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कर लेंगे, एग्जाम्स होते रहेंगे, कोई परेशानी की इसमें बात नहीं है। ठीक है, सरकार आपके लिए बराबर वैकेंसी निकालती रहेगी, आप बराबर वही गलतियां करते जाना जो आप करते आ रहे हो अभी तक। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि हमें ये सब अगर ऐसे कर लेते तो ज़्यादा ठीक रहता। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिधि के संख्यात्मक मान का 14 गुना है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की परिधि क्या होगी। ठीक है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल आप क्या समझते हैं, ये वृत्त है और ये इसकी त्रिज्या है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, तो इसकी जो परिधि होती है, पेरीमीटर होता है, वो होता है 2 पाई आर, और जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जानते हैं, ये नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, और एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर। ये क्या कहता है, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान कितना है, पाई आर स्क्वायर। प्रश्न में कह रहा है ये इसके परिधि का 14 गुना है, परिधि का 14 गुना है, और परिधि कितनी है, 2 पाई आर। ठीक है, सॉल्व कीजिए। क्या, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, और आर बराबर आ गया 28। आर बराबर क्या आ गया, 28 इकाई, 28 इकाई। ठीक है, आर बराबर क्या आ गया, 28 इकाई आ गया। आप समझे क्या, क्षेत्रफल और परिधि का संख्यात्मक मान दे रखा है जो हमने निकाल लिया, 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है सीधा, और ये इसका 14 गुना दे रखा है। आर बराबर आ गया 28। आपसे पूछा क्या है, वृत्त की परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, 2 पाई आर। 2 पाई आर लिखा है तो 2 गुना, बच्चों की तरह इस सवाल में देखो क्या लिखा है, 22/7 का प्रयोग करें। मतलब और क्या चाहते हैं, ये इस सवाल में आया नहीं, बाकी मतलब पीपीटी में नहीं आया, वहां उसमें लिख रखा था पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। कुछ इस तरीके एक सवाल में देखा था मैंने, ऐसा लिख रखा है। आप बताइए क्या लेवल होगा। 2 पाई आर, आर की वैल्यू है 28। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, 28। काट लीजिए, 7 चौक 28, और 8 इंटू 22 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 176। कितना हो जाएगा, 176 इकाई। अब इसमें मैं आपको जो मतलब जो आप सोच सकते हैं, मैं वो चाहता हूँ कि आप क्या सोचें। थोड़ा सा आप ये सोचें कि आप सिर्फ एक चीज याद रखें। देखो, वृत्त के मेंसुरेशन के सवाल आपके आएंगे, आपके अगर आगे आगे आपने अगर वीडियो का फॉर्म भरा है तो वो भी आ रहे होंगे आपके। ठीक है, तो मेंसुरेशन के सवाल, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे मान लो कि यदि r इक्वल टू 7 है, क्या r इक्वल टू 7 है, तो परिधि होगी इसकी कितनी, 44। 2 पाई आर से करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये r है, ये 2 पाई आर की वैल्यू है, और ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, इन सब में पाई कांस्टेंट है, सब आर ही आर के उसमें गुणा में चल रहे हैं। ठीक है, परिधि ये हो गई, और एरिया इसका क्या होगा, 154। एरिया कितना होगा इसका, कितना होगा बताइए, एरिया कितना होगा, एक सौ चौवन। ठीक है, ये अब आपसे सवाल में क्या पूछा था, आपसे सवाल में पूछा है क्या, एक मिनट रुकिएगा,
अब आर की वैल्यू कितनी हो गई 28, आर की वैल्यू कितनी हो गई 28। तो यहाँ आर और आर, तो ये भी 4 गुना हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। 44 इंटू 4 करेंगे आ जाएगा कितना 176, 176। अगर एरिया की बात कर लेते तो यहाँ आर स्क्वायर था, तो ये आर स्क्वायर के रूप में परिवर्तित होगा, 4 का स्क्वायर से गुना करेंगे, मतलब पहले एक बार 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, मतलब 16 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे 16 से, 154 इंटू 16 करके हम इसका एरिया आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप केवल ये ध्यान रखें कि r इक्वल टू 7 के लिए पेरीमीटर 44 और a इक्वल टू 154 होगा, तो कई बार जो क्वेश्चन टफ आते हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, ठीक है, पढ़िए एक बार सवाल को, क्या कहता है। एक आयताकार मैदान की 3 भुजाएं हैं। पहले आयताकार मैदान कोई बना लेते हैं। एक आयताकार मैदान की 3 भुजाएं हैं, ठीक है, पेंट लगाकर चिन्हित किया है, हमने बना दी है। यदि बिना पेंट वाली भुजा, मान लो ये बिना पेंट वाली भुजा, हमने मान ली कि इस भुजा को पेंट इन्होंने नहीं कर रखा है, इस भुजा को पेंट इन्होंने नहीं कर रखा है। बिना पेंट वाली भुजा की लंबाई इन्होंने दे रखी है 13, क्या बात है, चलो ठीक है। और पेंट लगी भुजाओं की लंबाई का योग है 57, मतलब ये ए मान लें तो ये भी ए होगी और ये बी होगी, तो इन तीनों का योग उसने कितना दे रखा है 57 दे रखा है, ठीक है, 57 दे रखा है। मुझे एक बात बताइए, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं सर। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगी, जब ये 13 है तो ये भी 13 होगी। और प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है, ये a प्लस बी प्लस ए बराबर कितना है 57 है, और b की वैल्यू कितनी है 13 है, तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57 माइनस में 13, 44, कितनी हो गई 44, और a की वैल्यू कितनी हो गई 22, a की वैल्यू कितनी हो गई 22। आप क्या देखेंगे, अब आपके पास सब कुछ है, जो पूछ रहा है वो देखिए क्या पूछ रहा है, मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 22 और चौड़ाई कितनी है 13, ठीक है, 22 गुणा 13 कितने के थे 66 और 22, 286, 286 वर्ग मीटर, ठीक है। समझने के लिए कुछ नहीं था, बस आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये ध्यान रखना था, ठीक है। ये सवाल है आपका आखिरी सवाल है, ठीक है। देखिए पूरे पेपर में जो फर्स्ट शिफ्ट में, जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर लगा, उस सेकंड शिफ्ट में पूरा एक ये सवाल ये था जिसमें थोड़ा सा आपको समझना था, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। सवाल इसमें कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा आपको इसमें दिमाग लगाना था कि हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, तो हम यही से कर सकते थे। क्या 44 मीटर इंटू 30 मीटर आधार वाले एक आयताकार टैंक में 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। जितना हम जानते हैं, जितना क्वेश्चन कह रहा है हम तो उतना कर लेते हैं, ठीक है। ये 40 इंटू 30 मीटर में चल रहा है, ये कोई आधार है, और इसमें 6.5 मीटर तक हाइट तक, कितनी 6.5 मीटर, सब कुछ सारा डेटा मीटर में दे रखा है हमें, 6.5 मीटर तक हाइट में पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इस टैंक को हमें खाली करना है, इस टैंक को हमें खाली करना है। तो आप देखिए इस टैंक के लिए उन्होंने क्या क्या लगाया है, ठीक है, इस टैंक के लिए उन्होंने लगाया है क्या, एक वर्गाकार पाइप है। क्या इस टैंक के लिए उन्होंने क्या लगाया है, एक वर्गाकार पाइप है। वर्गाकार पाइप की उन्होंने भुजा क्या दे रखी है 20 इंटू 20 का अनुप्रस्थ काट है, मतलब 20 लंबाई 20 चौड़ाई, ठीक है। और क्या 20 सेमी भुजा वाली वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाले, मतलब जो वर्गाकार पाइप है उसका मुंह का हिस्सा कितना है 20 इंटू 20, ठीक है, 20 इंटू 20 है। तो पाइप द्वारा टैंक कितने समय में खाली किया जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखी है, तो आप इसका आयतन निकाल सकते हैं कि इस पानी का आयतन कितना है। लेकिन आप क्या देखेंगे, इसमें अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 20 इंटू 20 है और उसमें लंबाई कितनी है, हाइट कितनी रखेंगे, पानी कितना, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या दिया है, स्पीड दी है, कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी आएगा, और ये पानी कब तक आएगा, जब तक टैंक में पानी खाली नहीं हो जाएगा, ठीक है। पानी कब तक आएगा, जब तक इस टैंक में खाली नहीं हो जाएगा। पूछा क्या है हमसे, कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा। अब समय अपने आप पता चल जाएगा जब आप मुझे ये चीज़ बता देंगे कि ये पाइप 1 हावर में
कितना पानी निकाल के बाहर फेंक सकता है। ठीक है, अगर ये पाइप 1 घंटे में कितना पानी निकाल कर बाहर फेंक सकता है, अगर ये आप बता देंगे तो टोटल आयतन में भाग दे देंगे हम। तो हम निकालेंगे क्या, जो निकालना है हमको रियल में वो क्या है, वो ये है कि आवर्स हमको निकालने हैं। तो उसमें क्या करेंगे, पानी का आयतन, क्या, पानी का आयतन बटे में क्या, पानी का आयतन, पानी का आयतन बटे में क्या, 1 आवर में पाइप ने कितना पानी निकाला, कितना पानी निकाला। पहले समझ जाएंगे तो आप समझेंगे। सर आप ये 1 आवर में क्यों क्यों ले रहे हो इसको, कि 1 आवर में क्यों निकालेंगे हम, हमें नहीं पता इसका आइडिया। क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हमको दे रखा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, इसलिए हम इसमें 1 आवर पे काम कर रहे हैं। देखिए अब इस पानी का आयतन तो निकालना सिंपल हो गया, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, पानी का जो कुल पानी का आयतन होगा वो कितना होगा, 40 इंटू 30। और ऐसे नहीं समझ रहे तो आप ऐसा समझ लेना कि घनाभ का आयतन LBH होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर को आप चेंज कीजिए 5000 मीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि सारी डिजिट्स यहाँ पे मीटर में है, इसको तो आपने चेंज कर लिया। मुझे एक बात बताइए, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर क्या, सबको आप मीटर में चेंज कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं कर रहे। 1 मीटर बराबर क्या, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको हम मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में हमने क्या किया, 1/5 मीटर आ गया, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, 1/5 मीटर, 20 सेंटीमीटर बराबर क्या आ गया, 1/5 मीटर, 1/5 मीटर। ठीक है, समझने वाला काम पूरा हो चुका था। अब हमें करना क्या था कि हमें निकालना था, सब मीटर पर आवर में आ गए। अब डेटा क्या है यहाँ पर, 1/5, 1/5 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये 5000 मीटर निकाल रहा है पर आवर में। कितना पर आवर में, कितना निकाल रहा है, 5000 मीटर पर आवर की स्पीड से पानी आ रहा है। तो मतलब वो हाइट कम हो ही नहीं रही, वो हाइट कम कब तक कम नहीं होगी, जब तक ये पानी खाली नहीं हो जाएगा। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। समझने वाला बेसिक क्या था, एक बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये 5 ऊपर चले जाएंगे यहाँ से, बटे में थे जो 5 5, ये हट के नीचे आ जाएगा, गुणा में 10। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या काटेंगे आप, उसके बाद काटेंगे आप क्या, 5 से इसको काट लीजिए 100 बार, और 5 से इसको वापस से काट लीजिए 20 बार, 4 से इसको काट लीजिए 5 बार, और 5 से इसको काट लीजिए 13 बार, 13 3 39, कितना हो गया, 39 आवर्स। ऑप्शन में है ऑप्शन सी। समझना क्या था, यदि आपको आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई पता है तो आप क्या है, आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक पाइप था, इसी क्वेश्चन को काफी तरीके से वो चेंज कर सकता है, छोटे भागों में काटें, इस तरीके से करें, ये करें वो करें। तो इस क्वेश्चन को काफी तरीके से दे सकता था, लेकिन बहुत अच्छा मतलब बनाया। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो ये आरपीएससी के किसी न किसी पेपर में, आरएस के एग्जाम में आया हुआ था। और आप पुराने पेपर को जरूर देखें। मूल्यांकन एकेडमी की तरफ से ये जो आपको सॉल्यूशन मिला, एक क्वेश्चन मैं भूला नहीं हूँ, मैंने उसे छोड़ दिया है, उसे आपके लिए छोड़ दिया कि इतनी तैयारी आपकी रही है तो आप एक बार उस क्वेश्चन को जरूर करें। जब भी नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा हमारा पेपर, मतलब शिफ्ट 1 के साथ जो भी आएगा, पहले शिफ्ट 2 का ही बनाया था क्योंकि शिफ्ट 2 का पेपर अवेलेबल था। ठीक है, शिफ्ट 1 के पेपर बाद में आए थे, पहले बना लिया था। ठीक है, लेकिन ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है, इसमें आपको आंसर की के साथ साथ आपको तरीके भी पता चल रहे हैं। आगे आने वाले एग्जाम्स में, वीडियो के एग्जाम्स में आप इन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, खास बात यह है कि हमारे जो, आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लीजिए, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो वीडियो हो, आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे तो क्या है कि जो मैथ्स के जो सॉल्यूशन दिए जाते हैं वो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन नहीं दिए जाते। जो चीज़ें हम यहाँ लिखते हैं, क्या, जो चीज़ें हम यहाँ समझने वाली भाषा में यहाँ लिखते हैं, जो कॉन्सेप्ट यहाँ लिखते हैं, उन कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि, क्योंकि मूल्यांकन एकेडमी केवल टेस्ट सीरीज पे काम करती है,
केवल टेस्ट सीरीज करवाती है। जब कोई भी इंस्टीट्यूट यदि केवल टेस्ट सीरीज करवाता है तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। वो किस तरीके से बढ़ जाती है कि आपको कॉन्सेप्ट भी देना है। हमारी सॉल्यूशन बुकलेट अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, बिल्कुल 101% होगा। सॉल्यूशन बुकलेट में हम क्या कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं, और कॉन्सेप्ट ये नहीं, सिलेबस के लिए, कोर्सेज के लिए आपके पास काफ़ी सारे मतलब साधन हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी हो या फिर अपने आप को सही आकलन करना हो, अपना मूल्यांकन करना हो, पेपर हो सकता है आसान हो, लेकिन आसान पेपर में कट ऑफ ज़्यादा, मतलब यदि किसी भाई के 115 क्वेश्चन भी ठीक बैठ रहे हैं तो उसे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इससे आप पेपर के लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, कट ऑफ का आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ इतनी नहीं जा सकती, इतनी नहीं जा सकती, बच्चे गलती तो करेंगे, ये नहीं। नहीं, सीटें इतनी हैं, सिलेक्शन इतनों का ही होना है, तो कट ऑफ के बारे में कुछ भी हो सकता है। तो उससे आप पेपर का अंदाजा लगा सकते हैं कि डर अभी भी बैठा हुआ है। 115 और 120 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा। 150 में से 120 क्वेश्चन लाने के बाद भी, इसे काट पीट के सही करने के बाद यदि बच्चे के मन में डर है तो आप पेपर का लेवल भी आप समझ सकते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फाइनली जब पेपर आसान आता है तो बच्चे सिली मिस्टेक्स करते ही हैं। आप मूल्यांकन एकेडमी की टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए, हम केवल 10 पेपर निकालते हैं फुल सिलेबस, ठीक है। और उसके बाद आप उन 10 पेपर को पढ़ के जाते हो तो क्वेश्चन तो मिलते हैं, जो मिलते ही हैं, बाकी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ताकि आपको एलिमिनेशन मेथड में भी काम आए, ठीक है। ये मैथ्स का सॉल्यूशन था, बाकी आपके जो अदर रीजनिंग के पूरे पेपर के सॉल्यूशन आंसर के वगैरह वगैरह वो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पढ़े कहीं से, मूल्यांकन यहीं से।